हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्री का एक टॉपिक है डिस्काउंट। देखो, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्रीज के क्या रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स बताए थे मैंने, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन सब के रूल्स बताए थे। तो उन सब चीजों को फॉलो किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे की जाती है, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। डिस्काउंट एक सेलर के द्वारा परचेजर को दिए जाने वाला डिस्काउंट है, जो कि आपकी कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। अब डिस्काउंट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड नेक्स्ट है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब हमारा मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है वो एक परचेजर को, जब बहुत ज्यादा मात्रा में वो माल को परचेज कर रहा है तो उसको एक लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है तभी जब वो ज्यादा क्वांटिटी में माल को परचेज करता है, तो एक फिक्स परसेंटेज के तौर पर एक चार्ज को डिस्काउंट अलाउ करता है, जिसको कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमारे अकाउंटेंसी में कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं की जाती है, इसको लिस्ट प्राइस में से माइनस करके एंट्रीज में दिखाया जाता है। ठीक है, नो सेपरेट एंट्री, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ईच कैश मेमो और इनवॉइस ऑफ द गुड्स। अगर कैश में कर रहा है तो कैश मेमो में से उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, और अगर क्रेडिट पे कर रहा है तो इनवॉइस में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब डिस्काउंट के अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तभी दिया जाता है जब ट्रांजेक्शन आपकी कैश से रिलेटेड होगी। ठीक है, इसके लिए आपकी बुक्स में एंट्री की जाती है, प्रॉपर एंट्री होती है, एक सेपरेट एंट्री मेंटेन की जाती है। और कैसे मेंटेन करते हैं अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये किस चीज को प्रमोट करता है कि परचेजर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को परचेज करे। ठीक है, किस चीज को प्रमोट करता है। This discount is allowed by the wholesaler or the manufacturer to the retailer at a fixed percentage or the list price of the goods। जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है उस पर एक फिक्स परसेंटेज के तौर पर ट्रेड डिस्काउंट लगाता है एक आपका होलसेलर या फिर आपका मैन्युफैक्चरर। ठीक है, इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन बल्क। जब बल्क मात्रा में माल परचेज किया जाता है, यानी लार्ज क्वांटिटीज में आपका गुड्स परचेज किया जाता है, तो आपको ये ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। ये जो डिस्काउंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो या क्रेडिट में कर रहे हो, ये आपको सिर्फ परचेज करने की अमाउंट को बढ़ाने को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूं, अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अगर एक ट्रेडर अपने माल को सेल कर रहा है जिसकी अमाउंट है आपकी 20,000 की, और उसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगाता है, ठीक है, और एंट्री आपकी कैश में की जा रही है, चाहे क्रेडिट में भी की जा सकती है, तो एंट्री आप क्या करोगे। जब सेल की एंट्री होती है, क्या होती है सेल की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है। तो अमाउंट आपकी कितना आएगा, 20,000 आएगा, कैसे नहीं, 20,000 पे आपका 20% लगेगा, आपका अमाउंट कितना आएगा, 4,000 अमाउंट आप इसमें से माइनस करके, यानी 16,000 से आपकी इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस में से माइनस करके शो किया जाता है, इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती है। समझ में आया। अब डिस्कस करते हैं हम कैश डिस्काउंट के बारे में। देखो, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हमारी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही हो, यानी पेमेंट हो रही हो, यानी पेमेंट को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। देखो, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट, यानी जल्दी से जल्दी वो पेमेंट कर ले, उस चीज को प्रमोट करने के लिए आपने कैश डिस्काउंट दिया। Such discount motivate the customers to make the payment at the earliest. It is not deducted from the invoice. इसे हम invoice में से डिडक्ट नहीं करते, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर एंट्री मेंशन की जाती है बुक्स में। चलो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है आपका, 10%, एंड उसके ऊपर कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है आपका 2%। अगर उसकी पेमेंट हो रही है तो ही कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, क्रेडिट होगी तो आपकी कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी उसमें। चलो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लिस्ट प्राइस आपका है 20,000 का, ठीक है, 20,000 आपका लिस्ट प्राइस है, उस पर उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया है, तो 20,000 का 10% निकालोगे, आपका अमाउंट आएगा 2,000। 2,000 माइनस करके आपका 18,000 का अमाउंट आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उसने बोला कि 2% का कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट जो लगेगा वो 18,000 पे लगाया जाएगा। 18,000 का 2% निकालेंगे, आपका आएगा 360 रुपीज। जब 360 रुपीज को आप इसमें से माइनस करोगे तो 17,640, यानी जो आपका परचेजर है वो आपको पेमेंट करेगा 17,640 रुपीज की, क्योंकि आपने उसको 360 रुपीज का डिस्काउंट कैश दिया है और ट्रेड डिस्काउंट 2,000 का। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं हम भाई, कैश सेल्स की एंट्री है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं, डिस्काउंट भी दिया है। अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, भाई सेल्स कर रहे हो तो आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। अगर आप परचेज कर रहे होते और अगर आपको डिस्काउंट देते यानी डिस्काउंट रिसीव होता, तो एंट्री आपकी जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में एंट्री जाएगी आपकी 17,640, क्योंकि आपका परचेजर सिर्फ आपको 17,640 रुपीज की पेमेंट कर रहा है। डिस्काउंट अलाउड जितना उसने डिस्काउंट रिसीव किया, यानी 360 रुपीज का डिस्काउंट आपने उसको अलाउ किया, एंड टू सेल्स में टोटल जो आपकी कैलकुलेशन थी वो 18,000 की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैश डिस्काउंट की एंट्रीज। तो बच्चों कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारा नंबर आता है रिबेट पर। रिबेट क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा आउट ऑफ सीजन जब हो जाता है तो हमें माल सस्ते दामों में मिलता है, उसी को हम रिबेट बोलते हैं। देखो रिबेट क्या होता है, रिबेट हमारी गुड्स की वैल्यू का रिडक्शन होता है, गुड्स की वैल्यू को घटाता है, और ये जो मोस्टली दिया जाता है ये आपके इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स पर दिया जाता है, ताकि जल्दी से थोड़े जो सस्ते माल होते हैं, आपका क्या होता है ना कि जो माल आपका थोड़ा सस्ता होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है ना, तो वो हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं, यानी थोड़ी हल्की क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनको सेल करने के लिए रिबेट दी जाती है। रिबेट के लिए हमारे बुक्स में कोई सेपरेट एंट्री नहीं की जाती है, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं की जाती थी, उसको हम इनवॉइस में से माइनस करके शो करते थे। तो इसी तरीके से रिबेट भी है, रिबेट को भी हम माइनस करके शो करते हैं। ये हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है। रिबेट हुआ, आपका डिस्काउंट हुआ, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के फीचर्स हैं। नॉमिनल अकाउंट है तो ये हमारे लिए रिबेट है। अगर हम सेलर हैं और हमने किसी को माल सेल किया है तो हम रिबेट अलाउ कर रहे हैं, तो अगर हम रिबेट अलाउ करते हैं तो एंट्री हमारी होती है रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, जिसको हमने रिबेट दी है किसको, परचेजर को, तो एंट्री करेंगे हम टू परचेजर अकाउंट। ठीक है, अगर हम किसी से अमाउंट रिबेट रिसीव कर रहे हैं तो वो इनकम है, इनकम हमारी सब किधर जाती है, क्रेडिट साइड में दी जाती है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, टू रिबेट रिसीव्ड। किससे रिसीव हो रहा है, यहाँ पर सेलर से, तो यहाँ पर आ जाएगा सेलर अकाउंट डेबिट। रिबेट, अगर हम, आई होप आपको रिबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बैड डेट्स के बारे में। बैड डेट्स क्या होते हैं, वो अमाउंट जो रिकवर नहीं हो पाया वो हमारा बैड डेट्स होगा। सपोज हमने किसी को माल क्रेडिट पर सेल किया, ठीक है, अब किसी रीजन से हमें वो पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया या और कोई रीजन हो सकता है, तो जो अमाउंट हमें रिकवर नहीं हो पाया, जो वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो अमाउंट हमारा बैड डेट्स होता है जो रिकवर नहीं हो पाया। The amount become irrecoverable due to his insolvency is called bad debts, यानी अब वो हमारे लिए एक लॉस हो गया। अब जब वो लॉस है तो वो हमारा कहाँ जाना चाहिए, ये हमारे लिए एक लॉस है, तो लॉस हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारा जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस और जितने भी लॉसेस है वो हमारे डेबिट में जाएंगे, जितने भी गेन्स एंड जितनी भी इनकम्स होती है हमारी वो सब हमारे क्रेडिट में जाती है। तो ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, चलो अब एक एंट्री करते हैं, तो हमारी इसकी एंट्री क्या बनती है, बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, राइट। ठीक है, कस्टमर से जो अमाउंट हमारा आना था वो हमें रिकवर नहीं हो पाया है, ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो अमाउंट रिसीव हो जाएगा उसको हम रिसीव कर लेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो हमारा बैड डेट्स होगा, उसको हम उसको डेबिट करेंगे। जैसे सपोज मैंने मान लिया एक रवि है, ठीक है, एक रवि है जिसको मैंने माल क्रेडिट पर सेल किया था। ठीक है, रवि है जिसको मैंने 1 लाख का माल क्रेडिट पर सेल किया था। अब रवि हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है,
ठीक है, रवि इंसॉल्वेंट हो जाता है और रवि कहता है कि मैं पूरी अमाउंट तो पे नहीं कर पाऊंगा भाई, लेकिन मैं 30 पैसे के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर देता हूं। 30 पैसे के अकॉर्डिंग उसने पेमेंट की। ठीक है, ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ जो पैसा होगा वो हमारे लिए जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारे लिए बैड डेट्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर इस तरीके की एंट्री आती है तो हम उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या करते हैं। देखो, जर्नल एंट्री हमारी करेंगे, जो रिकवर हो जाता है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। अगर बैंक से पेमेंट करता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश से पेमेंट करता है तो कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो रिकवर नहीं हो पाए वो हमारे इसमें चले जाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कस्टमर का अकाउंट। कस्टमर कौन है यहाँ पर, रवि है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रवि अकाउंट। ठीक है, अब उसका 1 लाख का अमाउंट था, 1 लाख का अमाउंट उसने 30 पैसे के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहा है, यानी उसने कितनी पेमेंट कर दी, 30,000 की पेमेंट उसने कर दी है। तो 30,000 की अमाउंट आपकी बैंक में आ जाएगी। बाकी का बचा हुआ अमाउंट, उसका रवि का टोटल अमाउंट जो बन रहा था वो 1 लाख था, 1 लाख में से 30,000 उसने पे कर दिया, यानी 70,000 जो अमाउंट है वो आपके लिए बैड डेट्स होगी। तो ये जो बैड डेट्स की अमाउंट है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट अकाउंट में शो किया जाएगा। क्लियर, अभी आपको आए हो बैड डेट्स की एंट्री समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कुछ टाइम के बाद जिस अमाउंट को मैंने बैड डेट्स मान के रखा था वो अमाउंट मेरा रिकवर हो जाता है। मेरा शायद भाग्य अच्छा था कि मेरा ये पैसा पूरी तरीके से डूबा नहीं, वो पैसा मेरा रिकवर हो गया। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं आगे देखते हैं। अब देखो, बैड डेट्स रिकवर क्या होता है। जो अमाउंट मैंने प्रीवियसली बैड डेट्स मानकर चल रही थी, मेरे लिए जो लॉस था वो मैंने झेल लिया। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। कुछ टाइम के बाद जो मेरा डेटर था उसने बोला कि मेरा जो पैसा था ना वो मैं तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास वो बैड डेट्स रिकवर हो गए। भाई मैं तो बहुत खुश हो गई। तो मैंने क्या किया, एंट्री की मैंने, क्या, बैड डेट्स नहीं। अगर मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, किस मोड में रिसीव हो रहा है, कैश से रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर बैंक के थ्रू रिसीव हो रहा है यानी चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और अपनी तरफ से जो मेरा बैड डेट्स मैं लॉस करके चल रही थी उसको मैं राइट ऑफ करूंगी, यानी बैड डेट्स रिकवर हो गया टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये कॉमन बात होती है, हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जिनको हमें करंट ईयर में पेमेंट करनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते हैं। वो एक्सपेंसेस हमारे क्या बन जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाते हैं, जो हमने करंट ईयर में पे नहीं कर पाए, वो हमारे अभी तक ड्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं, इसलिए हम उनको क्रेडिट करके चलते हैं। सपोज दैट एक एम्प्लॉय था जिसकी मैंने सैलरी, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब कि रिया है। ठीक है, रिया की मेरी 10,000 सैलरी है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ के अकॉर्डिंग वो 10,000 सैलरी रिसीव करती है। 11 मंथ की सैलरी मैं पे कर चुकी हूँ, हैज बीन पेड। ठीक है, 11 मंथ की सैलरी मैं पे कर चुकी हूँ, बट 1 मंथ की सैलरी उसकी रह जाती है, 1 मंथ सैलरी ड्यू है। ठीक है, अब 1 मंथ की जो सैलरी ड्यू है तो ये जो अमाउंट होगा 1 मंथ का वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम, एंट्री करेंगे टू, एंट्री हमारी आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट होगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट की जाएगी और ऊपर अकाउंट हमारा आएगा, किससे रिलेटेड है ये, सैलरी अकाउंट से, तो ऊपर आ जाएगा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट। जिस चीज से रिलेटेड है वो डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग आपका नीचे क्रेडिट हो जाएगा। हो सकता है वेजिस हो तो वेजिस अकाउंट डेबिट हो, आउटस्टैंडिंग वेजिस, तो इस तरह से आपकी आउटस्टैंडिंग की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया। अब उससे अपोजिट आ जाते हैं हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, जो एडवांस में पेमेंट हो गई वो हमारे लिए प्रीपेड हो गया। अब जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे एसेट होते हैं, राइट, इनको हम एसेट मानकर चलते हैं।
एसेट मानकर चलते हैं, तो जब हमने आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी माना था तो उसको हम क्रेडिट करके चलते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे डेबिट करके चला जाएंगे, ठीक है ना, तो इनको हम डेबिट करेंगे। अब सपोज दैट मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट अमाउंट 10,000 जो थी वो मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है, एडवांस में पेमेंट की है मैंने, तो ये मेरे लिए प्रीपेड हो गया। तो क्या करूंगी एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये एंट्री आपकी होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की, जो मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डेप्रिसिएशन के बारे में। देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या होता है, हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी, जब हमारे वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है तब से ही उसमें डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है एसेट की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती हुई जाती है। तो डिक्रीज होती हुई जाती है तो ये भी हमारे लिए एक खर्चा ही है, लॉस ही है ये भी। जब ये लॉस है तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो किया जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या था, हमारा एसेट था, तो इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड। क्लियर, ये हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे। फिक्स एसेट्स के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसकी एंट्री जो हम मानेंगे वो क्या मानकर चलेंगे, भाई एक्सपेंस है तो इसको डेबिट किया जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कहते हैं। जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, जो कि एक पार्टनर, जो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला होता है उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अगर नजरिए से देखते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक खर्चा होता है, ठीक है। और अगर पार्टनर के नजरिए से देखते हैं तो वो एक प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसको इनकम हो रही है। बट हम जो अकाउंट्स मेंटेन करके चलते हैं वो हमने बिजनेस के नजरिए से करते हैं। तो बिजनेस के नजरिए से अगर आप देखते हो तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक खर्चा है। चलो देखते हैं उसको। तो देखो बच्चों, प्रोप्राइटर का जो कैपिटल है, प्रोप्राइटर उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है। जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डेबिट किए जाते हैं। तो एंट्री हमारी क्या बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहां पर डेबिट किया जाएगा, और पार्टनर का या प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आती है। अब उससे अपोजिट में आ जाओ भाई, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, एक खर्चा है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बाहर निकाला, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला, ड्राइंग्स क्रिएट की उसने। अब ड्राइंग्स के ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो प्रोप्राइटर के नजरिए से तो वो एक खर्चा है, लेकिन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने बुक्स को मेंटेन करते हैं तो हमारे लिए ये एक इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हमारी इनकम है तो वो हमारी क्रेडिट साइड जाएगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और डेबिट में क्या आएगा आपका, ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री होगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये ध्यान रखना, हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं वो हमारे लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा गेन बन जाता है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा एक्सपेंस बन जाता है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सोच के चलोगे तो आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है,